अपना साथी वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान 2010 की क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शन 2006, यानी कि कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि मिला जुली सरकार है। 6 में पूछ दिया, 10 में पूछ दिया, आपको 60 to 70% क्वेश्चन मैच किया हुआ रहता है प्रीवियस ईयर से ही, तो इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों के लिए या फिर हमारे लिए खुशी की बात है कि हम लोगों ने अपना खुद का इंस्टाग्राम पहली बार बनाया है लाइफ में, तो जाकर फॉलो करो। और कई सारी इन्फॉर्मेशंस एग्ज़ाम टू रिलेटेड और एज ए फन हम लोगों ने अपन लोग ने बनाया है आप लोगों के लिए। पीयूष ये जो भी है ऐसा वाला स्पेस grandacademy.official। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आगे की ओर चलते हैं, तो देखते थोड़ा। चलिए बोटनी, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बीटी किस्म किस फल से संबंधित है। तो इसका बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी में समझ लेगा। बीटी का मतलब हो गया आपका बैक्टीरिया थ्रोजेनेसिस, तो आंसर हो जाएगा आपका कपास। ठीक है, किसने सुपर बग की खोज किया था। तो इसका आंसर नहीं हो सकता भाई, ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। किसने सुपर बग, ये कोई कंप्यूटर का सिस्टम नहीं है। तीसरा नंबर देखते हैं, वायरस रहित पौधे कल्चर विधि द्वारा पाए जा सकते हैं। तो टिश्यू का पहला जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, वहाँ से काट के आदमी निकाल लेता है पहला टिप, उसमें आपको वायरस नहीं पाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा होता है हमेशा सीधा होता है। एंडोस्पर्म कल्चर से पौधे उत्पन्न होते हैं, ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक है, चलिए अब ग्रुप बी में देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सब 10th में पढ़े होंगे, पर कोई बात नहीं, चलिए एक बार और पढ़ लिया जाए। खाद्य उत्पादक को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उनके फलस्वरूप उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे हरित क्रांति कहते हैं। भारत में इस क्रांति का प्रारंभ 1960 में हुआ। हरित क्रांति को लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंध होना, वैज्ञानिक विधि द्वारा दृष्टिकोण को कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाना। तीसरा पॉइंट, अच्छे तथा अन्य गुणवत्ता वाले उर्वरकों का उपयोग। चौथा पॉइंट, फसलों को खराब तथा नुकसान होने से बचाना। बस इतना लिख दीजिए, ससुरा टन नंबर देगा हम लोग का, ससुरा नहीं मतलब टीचर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैवोद्भव के दोनों सिद्धांतों पर एक एक वाक्य लिखें। चलिए देखते हैं। चलिए इवोल्यूशन हम लोग बड़े प्यार से बोल सकते हैं। इवोल्यूशन के 2 सिद्धांत इस प्रकार है, जातियाँ अपरिवर्तनीय नहीं है, पहले से विद्यमान जातियों में ही नई जातियों उत्पत्ति होती है। जीवधारियों के सभी जातियाँ एक ही पूर्वज से उत्पन्न होते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, किसी भी जाति में समयानुसार होने वाले छोटे मोटे परिवर्तन कालांतर में इकट्ठे होकर मूल जाति से इतने अधिक भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति का उत्पादन हो जाता है। सही बात है भाई, थोड़ा सा भी अगर चेंजेस हो गया जीन में तो वो एक नया जाति बन जाएगा। हाइब्रिड इसका मतलब नहीं समझिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडल के 4 पंक्ति लिखे। पता है मेंडल कौन था, चलिए बताते हैं आपको। यह बूढ़े बाबा चश्मा लगा के, इन्हीं को हम लोग मेंडल कहते हैं। देखिए 8 नंबर देख लेते हैं। मेंडल का जन्म एक मध्यवर्गीय किसान परिवार में हुआ। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ। बाप रे बाप, इतना पहले लोग बताइए साइंटिस्ट बन गया है। इन्हें आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है, जेनेटिक्स साइंस। इन्होंने प्रभाविता का नियम दिया था। सर्वप्रथम ये मटर के पौधे पर संकरण कराया, जिससे संकरण मतलब फर्टिलाइजेशन कराया, जिससे प्रभाविता के नियम का सत्यापन हुआ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आगे और प्रस्थान करते हैं हम लोग। कल्चर मीडियम क्या होता है। तो कल्चर मीडियम सीधे भाषा में जान लीजिए कि उसको हम लोग प्लेट में रख के कल्चर करेंगे, उसको पैदा करेंगे, समझें। देखिए कल्चर मीडियम क्या होता है। कल्चर मीडियम एक प्रशिक्षण है
किसी पौधे को किसी भी भाग लिया जाता है और उसे किसी टेस्टी में बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। समझे? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन खंड स यानी ग्रुप बी, वो थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा नज़रअंदाज मारिएगा उसको। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैव तंत्र क्या होता है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? जैव तंत्र में जटिल कार्बनिक पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अकार्बनिक पोषक तत्वों का अपघटन करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जीव तंत्र में जीवों का आहार एक जल बना रहता है जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है। माने कि इसको ई खाएगा, इसको ई खाएगा, इसको ई खाएगा, इसको ऐसे करते 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 सनलाइट से ई लेगा, मतलब बैक्टीरिया, समझे? ये पेड़ के अंदर चल जाएगा, धस जाएगा, तो कुछ कुछ बनते रहेगा। यही चित्र है इसमें। इसी को हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें नहीं समझने वाले इसे कोई बात नहीं है। चलिए 11 की ओर बढ़ते। बड़े बांध या छोटे बांध की सुविधाएं बताएं। बड़े बांध का निर्माण जलाशय बनाने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पानी को रोककर पनबिजली तैयार किया जाता है। इससे सिंचाई होती है तथा जल का बहाव इधर उधर न होकर एक स्थायी इकट्ठा होता है। छोटे बांध से मिट्टी का अपरदन यानी मिट्टी का कटाव नहीं होता है। इसे फसल के लिए पोषक तत्वों की कमी भी नहीं आती है। बस सीधा साधा आंसर है, लिख के टनाटन रहिए। 12 नंबर, बहुअलील क्या है? व्हाट इज एन मल्टीपल अलील? एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एक दूसरे को अलील कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जो लिखा है वो लिख दीजिए। बड़ी प्यार भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, पर इसको समझाएंगे अपन लोग के, मतलब अपने लोग के भाषा में। मटर के पौधे में सीधे की गुनाई के 2 विरोधी रूप, लंबापन और बीनापन, यानी बौनापन लिखना भाई, बौनापन पर विचार किया जाता है। एगो माने प्लांट लंबा है, एगो छोटा है, तो मल्टीपल अलील है कि प्लांट लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो रहेगा तो प्लांट है ना, जैसे कि हाइट में गया आपको, और यहाँ देखिए कलर में गया। ये सब क्या है? ये सब देखिए, ये सब खरगोशे है, पर एगो करिया है, एगो हल्का करिया है, एगो हल्का गोरा है, ये पूरा चरख है, पूरा कैल है, समझे? तो बस उसी को मल्टीपल अलील बोले हैं। वही चीज़, पौधा ही है, पर लंबा चौड़ा, लंबा बोना में या फिर कलर में करिया है कि कैल है, सब में देखल जाएगा। इसी को कहा है। शुद्ध लंबे पौधों की लंबाई का समयुग्मी कारकों का जोड़ा होता है। लंबे पौधों में जीनोटाइप टीटी होगा। इसी प्रकार शुद्ध बोने पौधों में जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, छोटा सी। जब लंबे डबल टी और दोनों छोटे छोटे डबल टी पौधे के बीच संकरण कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी, उसका अगला पीढ़ी हाइब्रिड होगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अर्थात एक कारक लंबेपन का, दूसरे कारक बौनेपन का। चूँकि टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी में टी प्रभावी होगा, टी माने प्रभावी माने डोमिनेंट, अतः F1 पीढ़ी सभी पौधे के लिए लंबे होंगे, जो भी होगा। चलिए अभी तुरंत 12 नंबर देखे थे, 13 नंबर देखते हैं कि फल क्या होते हैं। रेखांकित चित्र के द्वारा इन्हें संरचना दिखाइए। बस यही डायग्राम बना देना है, लिख देना है कि जब पराग के कोश से निकले परागण किसी फूल के वर्तिकार्ग को पहुँचते हैं, यानी कि क्या होता है, ओभम वगैरह जो भी हो, ओभम में पहुँचते हैं तो परागण कहलाता है। इसी परागण के फल स्वरूप निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे फल का निर्माण होता है। ग्रुप डी। अब निषेचन के बारे में कभी जिक्र करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, हिंदी शब्द में कहेंगे निषेचन। चलिए देखते हैं, कोनो को बोल मत दीजिएगा कि हमारे साथ निषेचन करो कि नहीं। चलिए खंड ग्रुप डी में चलते हैं। झूम कृषि क्या होती है? इसकी रोकथाम कैसे की जाती है? ठीक है, झूम कृषि जानते हैं, पहाड़ एरिया में होता है। देखिए, प्रारंभ में पेड़ों को काटकर जलाकर भूमि के टुकड़े को साफ किया जाता है और इस प्रकार कृषि प्रायः मानसून मृदा या प्राकृतिक उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों को उपयुक्त पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत किसान अपने उपयोग के लिए उत्पादन करते हैं और झूम कल्टीवेशन
कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत होती है। एक बार देख भी लीजिए, देखिए सबको पेड़ पौधा को देख रहे, जला दिया है काट के, उसके बाद फिर पौधा उगा रहा है। माने बेकार से बेकार खेती ज़मीन को भी लोग उपजाऊ बनाता है झूम कल्टीवेशन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। और में आया है, देखिए पहले और नहीं देता था, 2006 में देखेगा तो, पर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है साल ब साल, तो लड़का लोग को ऑप्शन देते जा रहा है, थोड़ा और आसान करते जा रहा है। जितना आसान कर दिया है आप लोग उतने पढ़े में लिचड़े करते हैं। चलिए देखते हैं, व्हाट इज पॉलिनेशन, परागन क्या होता है। ठीक है, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन है तो परागन प्रथम समापन होता है। परागन के फलस्वरूप निषेचन, फिर बीजों फलों का उत्पादन होता है। ये जीवन की सततता को सुनिश्चित करते हैं। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व क्या है? पहला महत्व क्या है आपका? पोषण स्रोत या बीज तथा फल मानव की जंतु दोनों के लिए पोषण के स्रोत बनते हैं। दूसरा चीज, उच्च गुणायुक्त पादप पर परागन में दो पादपों के लक्षण का योग होता है। प्राप्त लक्षणधारी पादप उच्च गुणयुक्त होते हैं। हॉर्टिकल्चर के बारे में बताएंगे आपको। हॉर्टिकल्चर में बीमारी युक्त रोग तथा वातावरण के विपरीत स्थितियों को सहने वाली पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि मतलब कितना हूँ बीमारी रहे झेल लेगा वो। संकर बीज, परागन द्वारा संकर बीज का उत्पादन किया जाता है। ये अधिक उत्पादन देने वाले और मन चाहे गुणों वाले पौधों की प्राप्ति में सहायता होते हैं। बस लिखिए, 5 नंबर गट से आ गया। बुझो है एकरा में, एक यही आवाजवा को ना अब 5 बार सुन लीजिए। हमारे वीडियो में 144 पे चलाइए और कान में ठूस लीजिए और सुनते रहिए। नहीं देखने की ज़रूरत है कि परागन क्या होता है, इसका माध्यम क्या क्या है, बढ़िया से बताएं तो बस सुन लीजिए। धनाधन कॉपी में लिखा जाएगा एग्जाम में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीव अभियंत्रण के गौण दोष की आलोचना करें। ठीक है, गौण और दोष जो है, जीन अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड चीज़ है। जीन अभियंत्रण के निम्न गुण होते हैं। क्या एक जीव के जीन को दूसरे जीव के जीन के साथ संकरित कराया जा सकता है? किसी जाता वो तो काफ़ी हानिकारक होता है भाई। ठीक है, इसी का कोरोना है जो हम लोग झेल रहे हैं अभी के टाइम में, समझे? आप लोग जब देखिएगा तो हो सकता है साल 2 साल बीत जाए, 3 साल बीत जाए। किसी विशिष्ट जीन को एक जीव से निकालकर दूसरे जीव में रोपित करने को यह जीव नए जीव में भी किसी पदार्थ का संश्लेषण करेगा जो पिछले जीव कर रहा था। क्वेश्चन क्यों पूछे हो भाई, आंसर दो। लिखने वाला भी। चलिए देखते हैं। जिस प्रकार पुराने टूटे और यंत्रों की मरम्मत की जाती है, क्या त्रुटिपूर्ण जीने की मरम्मत की जाएगी? ऐसे मत लिखिएगा, इसलिए आपको हम स्पेशल वीडियो बना पाएंगे। ऐसे लिखिएगा तो नंबर काट देगा, इसको छोड़िए। चलिए इसकी ओर देखते हैं। इसको काट दीजिए, सॉल्यूशन सही नहीं है, हम देख नहीं पाए थे इसको डालने के चक्कर में। चलिए देखते हैं। 5 औषधीय पौधों का नाम बताएं। चलिए, अफीम, हाँ भाई औषधीय पौधा है। अफीम का भी यूज किया जाता है। अफीम, सिंकोना, बेलोडोना का दवाई भी आता है, इंजेक्शन आता है, एकोनाइट और लौंग। अरे वाह, जूलॉजी है। जूलॉजी भाई अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फुल टू फुल मार्क्स। किन्हीं 2 जंतुओं का उल्लेख करें जिसमें कोशिका विभाजन से प्रजनन होता है। तो फटाक देखते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार कौन वैज्ञानिक ने किया था जिसको नोबेल प्राइज मिला? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आहार श्रृंखला को परिभाषित कीजिए, फूड चेन। जीव के क्रमानुसार एक दूसरे को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। एक दूसरे को मैंने खा लिए उसको खाद्य श्रृंखला कहा गया। जैसे पौधे को शाकाहारी खाया, शाकाहारी को मांसाहारी, फिर उस मांसाहारी को फिर ठीक है। ओजोन छिद्र क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई ओजोन होल? समावत मंडल यानी कि ओजोन के परत में छेद लिखना भाई, छेद होने की घटना को ओजोन छेद कहते हैं। छेद से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, MRI देखिए हर साल पूछ रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। MMR या IMR, MMR का मतलब हो गया मैटरनल मोर्टालिटी रेट और IMR का मतलब हो गया इन्फेंट। मैटरनल माने माँ, इन्फेंट माने बच्चा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, माँ के मरने की रेट को माँ जब जन्म देती है बच्चे को, उस टाइम मर जाती है, तो उसका मापदंड निकाला जाता है। अब बच्चा जब जन्म लेता है मर जाता है, तो उसका मापदंड निकाला जाता है, उसी को मोर्टालिटी। चलिए ग्रुप बी में चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि ओविपेरस और विविपेरस जंतुओं में विभेद कीजिए, बताइए कि दोनों अलग अलग कैसे है। तो ओविपेरस ऐसे जंतु जिनकी जाइगोट में परिवर्तन शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अंडा बाहर डेवलप करता है, पेट के अंदर रख के तो डेवलप नहीं करता है, पक्षी, कीट, मछली। ठीक है, विविपेरस का मतलब कि ऐसे जंतु जिनकी जाइगोट का परिवर्तन शरीर के अंदर होता है, यानी कि बच्चा का निर्माण शरीर के अंदर होता है, जैसे कंगारू, मनुष्य, हाथी इत्यादि। ठीक है, कॉन्जुगेशन क्या है? तो अंड जनन अंडाशय में होता है। अंड जनन का प्रारंभिक चरण मादा के जन्म से पूर्व होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा यह प्राथमिक ओसाइट में परिवर्तन होता है। 8 नंबर, पुरुष कभी भी हीमोफीलिया जीन में अपने पुत्र को जन्म नहीं दे सकता है, क्यों? देखिए, हीमोफीलिया में जीन X गुणसूत्र से होते हैं, इसलिए यह दोष माँ से पुत्र में पहुंचता है। माँ में 2 गुणसूत्र होते हैं, जिससे हो सकता है कि एक X गुणसूत्र सामान्य जीन हो, इसलिए वह सामान्य दोष रहित होती है, और इसी तरह उस माँ की बेटी का भी सामान्य हो सकता है, क्योंकि उस माँ के एक दोषपूर्ण X यानी कि क्रोमोजोम, X मतलब क्रोमोजोम गुणसूत्र के साथ पिता का सामान्य X गुणसूत्र आया हुआ होगा, लेकिन नर में केवल एक ही X गुणसूत्र होते हैं। यदि उस पर दोषपूर्ण जीन मौजूद हुआ तब वो व्यक्ति यह वांशिक दोष ही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है। जब मनुष्य सारे पेड़ पौधे काट कर वन को क्षति पहुंचा रहे थे तथा कृषि और आवास से हेतु सभी जंगल काट रहे थे, तब हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा था। उसी समय सुंदर लाल बहुगुणा ने यह नारा दिया, पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ। इन्होंने हरा वृक्ष को नहीं काटने की सलाह दिया। साथ अगर कोई भी व्यक्ति किसी हरे पेड़ को काटता है तो वृक्ष से चिपक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी काटो, तब इस वृक्ष को काट सकते हो। इसी को चिपको आंदोलन कहा गया था, जिसमें कि एक कौन तो लड़की थी, हमारा नाम नहीं आ रहा, अमृता या कुछ करके, उनके साथ कई लोगों को मार दिया गया था, कटवा दिया गया था पेड़ काट। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा हम बकबक नहीं करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनता है? तो देखिए, अनुलेखन डिस्क्रिप्शन, DNA की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं का RNA में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहाँ भी पूर्वोक्त का सिद्धांत अनुलेखन प्रकरण में नियंत्रण करता है, जिससे एडेनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्म बनता है। यद्यपि प्राकृतिक प्रक्रम के विपरीत किसी जीव का कुल DNA द्विगुणित यानी कि दुगना हो जाता है, होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक RNA के साथ मिलकर उसी के रूप में ले लेता है। इसे DNA की लड़ी यानी कि चेन और जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों का प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होता है, इसका क्यों नहीं होता, प्रतिलिपन नहीं होता है, क्यों? एक्चुअली गलती है, प्रतिलिपिकरण नहीं होता है। इसका साधारण सा उत्तर है, प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं तथा उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले RNA अणुओं का अनुलेखन होता है। यदि
प्रोटीन की कुट लेखन करते हैं और प्रोटीन के मिलने वाले अमीनो अम्लों का अनुकरण भिन्न होगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कुट लेखन करता है तब आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक हैं और इनके निर्माण से युक्त आरएनए का निर्माण होगा। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो सकता है और अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन तनी लंबा हो गया पर क्या करें, लिखना पड़ेगा। इतना नहीं भी लिखेगा ना तो यहाँ तक लिख दीजिएगा ना तो मास्टर आपको नंबर दे देगा। हम बता रहे हैं नंबर दे देगा पर बढ़िया राइटिंग में लिखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंडाणुजनन क्या है, ओजोनोसिस क्या है। तो चलिए 2012 का है, 2012 में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, परेशान करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, एस्टेरॉयड क्या है। ठीक है, ये जो है ये गलत सॉल्यूशन दे दिया है। अगर क्वेश्चन का था व्हाट डू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन, तब यानी कि बंधीकरण क्या होता है, तब उसका आंसर आपका सही है। चलिए इसको भी देख ले, इसको एस्टेरॉयड काट के इसको लिख लीजिए, व्हाट इज बंधीकरण। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन क्या है, बंधीकरण। नर कीटों के विकिरण द्वारा वेधन करके प्रजनन के समय छोड़ देते हैं। ये प्रकृति जनन सूक्ष्म नर कीटों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, फलस्वरूप कीटों की संख्या स्वतः बहुत कमी आती है, उसको बंध्याकरण कहते हैं। बंधीकरण, बंध्याकरण नहीं। 13 नंबर, प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक क्या है, इसका उदाहरण एग्जाम्पल। तो 2006 में भी हम लोग देखे थे, पर चलिए देखते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषक वैसे प्रदूषक जो विभिन्न स्रोतों से अनुमंडल में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, माने कि हाँ हम ही काम किए हैं। उदाहरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ये सब लिखना होगा। हाइड्रो। द्वितीय प्रदूषक, लोग अपना दिखाएगा नहीं चेहरा पर वो लोग गंदा करता है। वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों से रासायनिक क्रिया करते हैं तथा अनुमंडल में प्रवेश करते हैं। कोहरा से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है धूमकोना से। उदाहरण जल वाष्प, धूम कोहरा। ठीक है, चलिए ग्रुप डी, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए डोमिनेंस के नियम का उल्लेख करें। भैया ये मेंडल वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 12वीं का, बहुत खतरनाक है पर देखना पड़ेगा। सही बता रहे हैं, बहुत खतरनाक है। एक संकरण प्रयोगों की एक प्रशिक्षण को आधार बनाकर मेंडल ने इसकी वंशी गति संबंधी अपने समक्ष के सार रूप से 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। उनमें से एक नियम है प्रभाविता नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता जो कि मेंडल दिया था, आपको आगे पढ़ाए थे पीछे। प्रभाविता नियम के अनुसार लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त्य यानी कि डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। दूसरा नंबर ख, कारक जोड़ों में होते हैं। तीसरा नंबर ग, यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए घ, F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझाया जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको बोलते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है। ठीक है, बस इसी चीज़ को और लिख देना है। मिल गया 5 में 5, लौंडा खुश। 5 में 5 नहीं तो 5 में 4, 3 जिसका राइटिंग रहा। चलिए इसको देख लीजिए, पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है, जाना जरूरी है भाई। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है, फोटो दिखाए थे, नहीं दिखाए तो देख लीजिए। यही है पॉन्ड इकोसिस्टम। सूर्य से छोटा छोटा कीड़ा जो कि प्लैंकटन है
प्लैंकटन को खाएगा जो प्लैंकटन, जो प्लैंकटन को खाएगा मछली, प्लैंकटन है जो प्लैंकटन। मछली को खाएगा बड़ा वाला मगरमच्छ, मगरमच्छ नहीं है बेसिकली टर्टल है, ठीक है। ये हिसाब किताब है कि इसको आपको लिख देना है अच्छे से। एक जलीय परिवर्तन के गुण धर्म प्रकृति को समझने के लिए आइए एक छोटे तालाब का उदाहरण स्वरूप लेते हैं। यह एक औचित्यपूर्ण स्वपौधी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है जो हमें एक जलीय परितंत्र में यहाँ तक कि जटिलता परिस्पर्धा को समझने में सहायक है। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसके एक परितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। पानी के अजैव घटक में जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व तथा प्रचुर मृदा निषेचन तालाब की तली को जमा होते हैं। सौर निवेश, ताप का चक्र, दिन का अवधि, लंबाई तथा अन्य जलवायु परिस्थितियां समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर पर नियमित होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब देख लीजिएगा, इसको लिख लेना है, ठीक है। इतना मत ही लिखिए, हम तो बोलेंगे, बस यहाँ तक लिख दीजिए कि स्वपौधी घटक जैसे पादप, लवक, कुछ काई, शैवाल और पलवक और निम्न तथा किनारों की समीक्षा सीमांत पादप तालाब के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। आपको पिक्चर के माध्यम से समझा दिए कि सन रोशनी देगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से खाएगा जूओप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन को खाएगा मछली, मछली को खाएगा टर्टल, ठीक है। ये आपको मेडिकल में जो है तो कि पूछता है क्वेश्चन, इसे बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। चलिए तो आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बताता है कि ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन प्रणाली का एक लेबल आरेखन कीजिए। बस इसी डायग्राम को बनाना है, नहीं बना पाएगा बस इसी को बना दीजिए, नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख करते हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन उपचारित रोग यानी कि STD और रति रोग यानी कि VD, ठीक है, वेनेरल डिजीज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अथवा जनन मार्ग यानी कि जहाँ से पेशाब निकलता है उसको बोलते हैं RTI संक्रमण कहा जाता है। सुजाक यानी कि गोनोरिया, सेप्सिल्स, हर्पिस, जननी परिसर्प यानी कि जेनाइटल हर्पिस हिंदी में बोलते हैं। ट्रोकोमानोसिटा लैंगिक मत्स्य, ठीक है, यकृत यानी कि यहाँ पे आपको कैंसर हो जाता है मत्स्य में, जो लिंग में अगर आपका कहीं मस्सा है निकल गया है बाहर से तो उसको कैंसर बोला जाता है। एकीकृत शोध बी यानी कि हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक रोग यानी कि HIV, एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इनसे बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला, अनजान व्यक्ति या किसी व्यक्ति को जो आप न जानते हैं उनके साथ यौन संबंध न रखें। दूसरा, मैथुन के समय सदैव कॉन्डम को इस्तेमाल करें। तीसरा, यदि कोई आशंका है तो तुरंत जाके प्रारंभिक जांच कराएं कि सर ये हमको लग रहा है कि एड्स हुआ है, ज़रा जांच कर। आज के टाइम में ऐसा तो कोई नहीं करता है, शर्म आता है, लेकिन बेसिकली अगर आप तुरंत आपका इसका इलाज हो जाए तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज ये लाइलाज बीमारी है। पता है NCERT लिखता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, माने कि आप दवाई लेने से बढ़िया है कि आप बच के रहिए, योगा वोगा कीजिए, तब है ना तो ज़िंदगी तो एक सही झंड है। यही है पब्लिक हेल्थ। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत कीजिए और एक दो बार नहीं समझ में एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।